साथियों नमस्कार। आज हम भारत में प्रेस कानूनों की उस रोचक यात्रा को जानेंगे एवं समझेंगे जिसने न केवल पत्रकारिता को प्रभावित किया बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यदि हम आज स्वतंत्र रूप से समाचार पढ़ते हैं, समाचार देखते हैं या अपनी बात अभिव्यक्त कर पाते हैं तो इसके पीछे लगभग 250 वर्षों का संघर्ष छिपा हुआ है। यह संघर्ष केवल पत्रकारों का नहीं बल्कि सत्य, अभिव्यक्ति और लोकतंत्र का संघर्ष था। आइए इस पूरी यात्रा को क्रमवार समझते हैं। भारत में प्रेस का इतिहास वर्ष 1780 से शुरू होता है, जब जेम्स अगस्त हिक्की ने बंगाल गजट को प्रकाशित किया। यह भारत का पहला समाचार पत्र था, लेकिन यह केवल समाचार पत्र नहीं था। हिक्की ने इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और ब्रिटिश शासन की खुलकर आलोचना की। इससे अंग्रेज सरकार असहज हो गई। परिणाम यह हुआ कि उन पर मुकदमे चलाए गए और उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। यहीं से अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि प्रेस जनता को जागरूक करने और सत्ता को चुनौती देने की ताकत रखता है। और यही कारण था कि आगे चलकर अंग्रेजों ने प्रेस पर नियंत्रण लगाने की शुरुआत की। पहला औपचारिक नियंत्रण 1799 में लगाया गया था। अब अंग्रेज सरकार केवल आलोचना सहने के बजाय उसे रोकने का निर्णय लिया। इसी सोच के साथ 1799 में प्रेस पर पहली बार औपचारिक नियंत्रण लगाया गया। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों को डर था कि कहीं भारत में उनके विरुद्ध विचार न फैल जाएं। इसलिए आदेश दिया कि कोई भी समाचार प्रकाशित करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यही भारत में प्री सेंसरशिप की शुरुआत थी। लेकिन अंग्रेजों की चिंता यहीं समाप्त नहीं हुई। समय बीतने के साथ भारतीय समाज में शिक्षा और जागरूकता बढ़ने लगी। प्रेस धीरे धीरे जनता की आवाज बनने लगा। इससे घबराकर 1818 में सरकार ने ऐसा सर्कुलर जारी किया जिसके अंतर्गत बिना कोई कारण बताए किसी भी समाचार पत्र को बंद किया जा सकता था। बहाना सुरक्षा का था, लेकिन वास्तविक उद्देश्य स्वतंत्र विचारों को दबाना रहा। लगातार प्रतिबंधों के बीच एक सकारात्मक परिवर्तन भी आया। 1835 में लॉर्ड मेटकाफ ने प्रेस एक्ट लागू किया। अब समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए केवल सरकार के पास अपना नाम और पता दर्ज कराना आवश्यक था। इस कानून को भारतीय प्रेस का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि पहली बार प्रेस को कुछ हद तक स्वतंत्रता मिली। यहीं से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का विस्तार शुरू हुआ और राष्ट्रवादी चेतना फैलने लगी। लेकिन यह स्वतंत्रता अधिक समय तक नहीं टिक सकी। जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब अंग्रेजों ने देखा कि समाचार पत्र लोगों में विद्रोह की भावना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी कारण 1857 में लाइसेंसिंग एक्ट लागू किया गया। अब प्रत्येक प्रेस के लिए सरकारी लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। यदि किसी समाचार पत्र ने सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित की, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जा सकता था। यहीं से प्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध और मजबूत होता गया। अब अंग्रेज सरकार ने केवल नियंत्रण ही नहीं बल्कि अस्थायी निगरानी की व्यवस्था भी बना दी। 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र, पुस्तक, संपादक और प्रकाशक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। इससे सरकार को यह पता चलने लगा कि कौन क्या प्रकाशित कर रहा है। आज भी भारत की प्रेस पंजीकरण व्यवस्था की जड़ें इसी कानून में दिखाई देती हैं। लेकिन शीघ्र ही एक ऐसा कानून आया जिसने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को सीधे निशाना बनाया। यह भारत के इतिहास का सबसे चर्चित प्रेस कानूनों में से एक है। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। इस कानून का उद्देश्य केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। यदि किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र ने सरकार की आलोचना की,
तो उसे बिना मुकदमे के भी बंद किया जा सकता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेजी समाचार पत्रों को इस कानून से छूट दी गई थी, इसलिए इसे भारतीय जनता की आवाज दबाने वाला कानून माना गया। अब तक स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हो चुका था। अखबार जनता को जागरूक कर रहे थे। इसीलिए 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत समाचार पत्र प्रारंभ करने के लिए भारी सिक्योरिटी जमा करना अनिवार्य कर दिया गया। यदि सरकार को समाचार पसंद नहीं आया तो समाचार राशि जब्त की जा सकती थी। इस कानून का सबसे अधिक प्रभाव राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर पड़ा, लेकिन दमन जितना बढ़ा, स्वतंत्रता आंदोलन भी उतना ही मजबूत होता गया। अब समय था महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अंग्रेज सरकार ने देखा कि प्रेस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है, इसलिए 1931 का प्रेस एक्ट लागू किया गया। अब सरकार किसी भी समाचार पत्र को जब्त कर सकती थी और संपादकों को दंडित कर सकती थी। यह कानून सीधे स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज दबाने के लिए बनाया गया था। फिर शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। अंग्रेज सरकार ने युद्ध को आधार बनाकर प्रेस पर और कठोर सेंसरशिप लगा दी। 1939 के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत सरकार की अनुमति के बिना युद्ध संबंधी या सरकार की आलोचना वाला समाचार प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। प्रेस पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में आ गया, लेकिन इसी समय भूमिगत अखबारों ने स्वतंत्रता के चेतना को जीवित रखा। फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण जिसका पूरे देश को इंतजार था। भारत स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब पहली बार नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला। यद्यपि संविधान में प्रेस का अलग से उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रेस की स्वतंत्रता इसी अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत कुछ युक्तिसंगत प्रतिबंध भी रखे गए, जिससे कि प्रेस की स्वतंत्रता के साथ उसकी जिम्मेदारी भी बनी रहे। संविधान लागू होने के बाद भारत में प्रेस कानून लगातार विकसित होते रहे। 1952 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट, 1966 में प्रेस काउंसिल एक्ट, जो कि 1978 में फिर नए सिरे से लागू किया गया। 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट और हाल के वर्षों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल एवं अन्य सुधार लागू किए गए। इन सभी कानूनों का उद्देश्य एक ही रहा, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसके साथ उसके सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। यदि हम पूरी यात्रा पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिक काल में प्रेस कानूनों का उद्देश्य प्रेस को नियंत्रित करना था, जबकि स्वतंत्र भारत में प्रेस कानूनों का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसीलिए आज भी कहा जाता है, स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन उत्तरदायी प्रेस लोकतंत्र की सुरक्षा है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस व्याख्यान से आपको भारत में प्रेस कानून की ऐतिहासिक यात्रा के बारे में एक समझ अवश्य बनी होगी। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार अवश्य बताइएगा। आप सभी लोगों को नमस्कार।